हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सबके लिए बहुत ज़्यादा खास है अगर आप झारखंड यानी कि जैक बोर्ड से हैं, क्योंकि आज के क्लास में जैक बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर को देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का, जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है। मॉडल पेपर प्यारे बच्चों इसलिए जारी किया जाता है ताकि बच्चों को पता चले कि इस बार जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है, यानी कि ऑब्जेक्टिव कितने होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस कितने होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस कितने होंगे, इससे आपको पता चलेगा। दूसरा चीज प्यारे बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चंस का जो लेवल है वो कैसा रहने वाला है, हार्ड रहने वाला है या आसान रहने वाला है। और तीसरा चीज, इससे लाभ ये होगा प्यारे बच्चों कि आप अगर क्लास को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी हुई है। बहुत सारे बच्चे आप में से होंगे जो हमसे तनु क्लासेस ऐप में समाधान बैच या सफलता बैच से जुड़े होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़ पाए होंगे किसी कारणवश से। आप सभी बच्चे इस क्लास को देख करके जाएंगे, बिल्कुल बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा आपको इस क्लास का आपके एग्जाम के लिए। चलिए करते हैं सेशन को स्टार्ट। जैक बोर्ड स्पेशल क्लास है हमारा मॉडल पेपर का इकोनॉमिक्स का। ठीक, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग समझते हैं, आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपको लघु, ये ऑब्जेक्टिव, फिर अति लघु, फिर लघु और फिर दीर्घ, यानी कि एक तरह से 4 तरह के क्वेश्चंस हो गए आपके। यानी कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव होंगे, 30 क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्टिव होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, फिर एक एक करके सारा चीज को देखते चले जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर दिया हुआ है एक क्वेश्चन में आपको 1 मार्क्स मिलेगा प्यारे बच्चों। टोटल आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका यहां पर दिया गया है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। यहां पर दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 30 तक आपका जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी बहुविकल्प मतलब क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक को आपको टिक करना है और प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प उसको चुन करके टिक करना है। एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा। पहला आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि माइक्रो, जिसका अर्थ होता है छोटा, है ना। थोड़ा सा आप लोग गौरपूर्वक ध्यान से, है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा थोड़ा सा फॉन्ट का साइज थोड़ा सा छोटा है, कोई ना, आप लोग को दिख रहा होगा बढ़िया तरीके से। पहला हमारा क्वेश्चन है कि माइक्रो, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्नलिखित में से किस भाषा से उद्यत हुआ है, किस भाषा से निकला है यह शब्द। प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स में 2 प्रकार का इकोनॉमिक्स, एक आपका होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और एक होता है हमारा मैक्रो, MACRO, मैक्रो, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये दोनों का दोनों जो शब्द है प्यारे बच्चों, ये दोनों शब्द आपका कहां से आया है? ग्रीक भाषा का शब्द से आया है। कौन सा भाषा? ग्रीक भाषा के शब्द से आया है। और इन दोनों शब्दों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? उस विद्वान का नाम है रैगनर फ्रिश, एक बड़े अर्थशास्त्री थे रैगनर फ्रिश, उसी के द्वारा इन दोनों शब्दों का पहला बार प्रयोग किया था। और रैगनर फ्रिश ने ही अर्थशास्त्र को 2 वर्गों में बांटा था, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो ऑप्शन हमारा यहां पर हो जाएगा, ग्रीक भाषा का शब्द है, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अगला हम लोग का क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है कि किसके अनुसार अर्थव्यवस्था मानव कल्याण का विज्ञान है। यानी कि कौन विद्वान है, कौन अर्थशास्त्री है जो मानता है कि अर्थशास्त्र जो है कल्याण का विज्ञान है, मानवों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण करना, उद्धार करना, उसका जीवन में सुधार लाना। ये बात, ये कथन प्यारे बच्चों आपका मार्शल साहब का है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है कितने वर्गों में? तो सामान्य तौर पर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में बांटा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, इसमें जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन के कितने साधन? 5 साधन, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी और तकनीक। इन 5 साधनों पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है और इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना होता है। दूसरा हमारा होता है प्यारे बच्चों समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है और इसका उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण करना। और तीसरी अर्थव्यवस्था होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होता है सम्मिलित रूप से। कुछ निजी लोगों के द्वारा कुछ उद्योग चलाए जाते हैं उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण, और कुछ जो है सरकार के द्वारा, तो दोनों होता है। तो एग्जांपल के रूप में मिश्रित में भारत हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार में, तो ऑप्शन हमारा इनमें से सभी डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत है ना, बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, कि उपभोक्ता जो खरीदने वाला है उसका बिहेव कैसा होता है, वो व्यवहार कैसा करता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसमें चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, चैप्टर का नाम ही था हमारा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसी को सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समसीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन है?
इस विचार को, इस सिद्धांत को किसने दिया था? प्यारे बच्चों, दो सिद्धांत है। एक है हमारा उपयोगिता ह्रास नियम, है ना, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। कौन सा? सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम, है ना, ह्रास नियम। और एक है हमारा सम सीमांत उपयोगिता का नियम, सम सीमांत उपयोगिता का नियम। ये दोनों सिद्धांत प्यारे बच्चों किसके द्वारा दिया गया है? ये दोनों सिद्धांत आपका गॉसेन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? एक विद्वान है अर्थशास्त्री जिसका नाम है गॉसेन। सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गॉसेन का पहला नियम कहते हैं और सम सीमांत उपयोगिता को गॉसेन का दूसरा नियम कहते हैं, याद रखेंगे। तो यहां पर हमको क्वेश्चन पूछा हुआ है प्यारे बच्चों, यहां पर हमको क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन हमको किया हुआ है कि जो आपका सीमांत उपयोगिता नियम है इसके विचार से, है ना, सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक तो गॉसेन, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपयोगिता की माप की जा सकती है प्यारे बच्चों, उपयोगिता को माप नहीं कर सकते हैं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, माप तोल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने रोटी खाया, हम पूछे कि आपको कितना अच्छा लगा, अब मजा आ गया यार, खराब लगा, अच्छा नहीं लगा, इस तरह से बोल सकते हैं, बट उसको क्वांटिटी के रूप में माप नहीं सकते हैं। बट मार्शल साहब ने मुद्रा के रूप में उन्होंने कहा था कि मुद्रा के रूप में दो आप जो है यूटिलिटी बता सकते हैं। तो यहां पर अगर टिक करना है तो आप मुद्रा के द्वारा कर सकते हैं, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाता है तो कुल उपयोगिता क्या होता है? जब सीमांत उपयोगिता हमारा ऋणात्मक हो जाता है, ऋणात्मक समझ रहे हो, ये हमारा है कुल उपयोगिता, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता, अधिकतम अधिकतम के बाद घटने लगता है, तो ये हमारा हो गया कुल उपयोगिता अधिकतम, ठीक है। और जो हमारा सीमांत उपयोगिता है ये हमारा घट रहा है घट रहा है घट रहा है, जीरो हो गया और जीरो के बाद फिर नेगेटिव हो गया, तो ये हमारा घटते घटते शून्य पर चला जाता है और शून्य के बाद हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो हमको कह रहा है कि जब ये मार्जिनल यूटिलिटी, जब हमारा सीमांत उपयोगिता नेगेटिव हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, उस टाइम पीरियड में प्यारे बच्चों हमारा जो ये है कुल उपयोगिता है ये घटने लगता है। कुल उपयोगिता घटता है तो ये हो जाता है निगेटिव, और जब कुल उपयोगिता अधिकतम होता है तो सीमांत उपयोगिता जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? जब हमारा सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तब उस टाइम पीरियड में कुल उपयोगिता घटने लगती है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्यारे बच्चों, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से क्या होगा? अगर कॉफी का कीमत बढ़ जा रहा है तो चाय की कीमत में क्या होगा? तो कॉफी और चाय ये स्थानापन्न वस्तु है, यानी एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाने वाला। तो अगर चाय कॉफी का कीमत बढ़ रहा है तो लोग कॉफी पीना छोड़ देंगे और क्या पीना शुरू कर देंगे? चाय। तो इससे चाय का डिमांड बढ़ जाएगा, तो चाय की मांग बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्यारे बच्चों 9वां नंबर का, किस प्रकार की वस्तु जो है, किस प्रकार की वस्तु की मांग हमारा बेलोचदार होती है? किस प्रकार की वस्तु की मांग बेलोचदार? बेलोचदार का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होता है ना, या फिर ये वस्तु की कीमत में ज्यादा परिवर्तन होता है ना, वस्तु की कीमत में ज्यादा परिवर्तन, लेकिन वस्तु की जो मांग मात्रा है, जो क्वांटिटी है, इसमें कम परिवर्तन। यानी कि प्यारे बच्चों ऐसे समझो कि मान लो 10% किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ तो मात्र 2% उसकी मांग में परिवर्तन हुआ, यानी कि कीमत बढ़ रहा है घट रहा है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है मांग में। कौन सा वस्तु होता है? ये एक तरह से अनिवार्य टाइप का वस्तु होता है, आवश्यक वस्तुएं होती हैं, जैसे कि दवाई हो गया, इसका कीमत ज्यादा हो या घटे, कम हो या बढ़े, लेकिन खाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा तबीयत ठीक नहीं रहेगा, सेहत खराब हो जाएगा, तो दवाई लेना ही पड़ता है, चाहे 10,000 का दवाई का बिल होता है, 5,000 का क्या, तो वो मांग उसका घटता बढ़ता कुछ भी नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, जीवन की अनिवार्य जो वस्तुएं होती है ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है, मांग को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से आपका तत्व बताना है ना, प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो मांग को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? एक तो वस्तु की कीमत प्रभावित करती है, कि वस्तु की कीमत ज्यादा तो वस्तु का मांग कम, वस्तु की कीमत कम तो वस्तु का मांग ज्यादा, तो पहला हमारा हो गया। दूसरा प्यारे बच्चों व्यक्ति की आय, व्यक्ति का जो इनकम होता है ना ये भी प्रभावित करता है। अगर व्यक्ति का इनकम ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा करेगा, इनकम कम है तो डिमांड भी कम करेगा। ये समय पर भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है। जाड़े का मौसम है तो आइसक्रीम का मांग कम होगा, और गर्मी का मौसम है तो आइसक्रीम का मांग ज्यादा होगा। ये आपके रुचि पर, आपके फैशन पर भी डिपेंड करता है कि आपका रुचि है कि नहीं, आप किस प्रकार के प्लेन वस्त्र डिमांड करते हो, रेडीमेड या फिर जीन्स पैंट, किस प्रकार के है ना, तो ये आपके रुचि पर भी डिपेंड करता है। ये अन्य वस्तु से संबंधित अन्य वस्तु पर भी डिपेंड करता है मांग का नियम, है ना। ये एक दूसरे, जैसे कि कॉफी का मूल्य बढ़ गया तो कॉफी छोड़ दिया, चाय पीना शुरू। तो यहां पर व्यक्ति की आय, वस्तु का कीमत, आपकी रुचि, ये सब पर डिपेंड करता है। तो इनमें से हमारा सभी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृषि में मुख्यतः लागू होता है, कृषि में कौन सा नियम लागू होता है? उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम, या फिर आपका उत्पत्ति जो है समता नियम।
प्यारे बच्चों कृषि के लिए जो भूमि होता है ना, खेत, ये हमारा फिक्स्ड है। मान लो इस खेत में प्यारे बच्चों, इस खेत में अगर 5 मजदूर लगाते हैं काम करने के लिए, तो सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादन हो सकता है। कितना? 5 मजदूर लगा दिया। अब हमने उत्पादन सोचा कि और ज्यादा करेंगे, तो हमने 5 की जगह 6 मजदूर लगा दिया, हमने 6 की जगह और लगा दिया, 10 मजदूर लगा दिया। प्यारे बच्चों खेत तो निश्चित है ना, 10 मजदूर जाकर के क्या करेगा? वहां कुश्ती खेलेगा, कबड्डी खेलेगा, काम भी तो होना चाहिए, है ना। तो खेत हमारा फिक्स है, ये बढ़ नहीं रहा है और मजदूर को बढ़ाते जा रहे हैं, तो उत्पादकता हमारा सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी। उत्पादन क्षमता जो है वो हमारा यहां पर कौन सा लागू होता है? तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। कौन सा? उपयोगिता का ह्रास नियम। ऑप्शन हमारा है ना, उत्पादन क्षमता का है ना, ये हमारा ह्रास नियम, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा हमारा सही है? आपको सही कथन बताना है। तो सही आपका फॉर्मूला पूछ रहा है, टीसी और टीवीसी और टीएफसी। ये होता क्या है प्यारे बच्चों? टीसी इसको बोलते हैं कुल लागत, यानी टोटल जितनी वस्तु का उत्पादन करते हो। मान लो हम 100 कलम बनाए, तो 100 कलम पर कितना उत्पादन पर कितना खर्च हुआ 100 कलम बनाने में, उसी को बोलते हैं टोटल लागत, टोटल कॉस्ट। दूसरा होता है प्यारे बच्चों टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इसको बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब इसको बोलते हैं कुल स्थिर लागत। कुल स्थिर लागत बोलेंगे कि इस वस्तु का उत्पादन किए ना, तो इसके लिए कुछ स्थिर साधन होंगे, जैसे मशीन स्थिर साधन है, जैसे भूमि स्थिर साधन है, जैसे मकान स्थिर साधन है। तो इन सभी पर जो खर्च किया गया, इन सभी पर जो लागत आया, उसको बोलेंगे कुल स्थिर लागत। एक होता है हमारा टीवीसी, है ना, इसको बोलते हैं कुल परिवर्तनशील लागत। जैसे कि प्यारे बच्चों इस कलम को बनाए होंगे, तो इसके लिए कच्चा माल लाए होंगे, है ना, कच्चा माल कुछ ना कुछ लगाए होंगे, मजदूर लाए होंगे कहीं ना कहीं से काम करने के लिए। तो ये सब क्या है? परिवर्तनशील लागत है। तो परिवर्तनशील साधनों पर जो खर्च किया परिवर्तनशील लागत। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी, ये हो गया फॉर्मूला, है ना। टी बराबर टोटल कॉस्ट बराबर टीएफसी, यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना, ये होता है हमारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा इसमें से? टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी। कहां पर दिया हुआ है? कहीं पर दिया हुआ नहीं है, यहां पर माइनस में है तो गलत हो जाएगा। टीसी बराबर गुना में है तो गलत हो जाएगा। टीवीसी बराबर टीसी माइनस। अब यहां से अगर निकालेंगे एक को, हमको किसको निकालना है? मान लो टीवीसी को निकाला है, तो टीवीसी निकालो तो क्या हो जाएगा? तो इसको इस पार कर दो, माइनस हो जाएगा, टीसी माइनस टीएफसी, है ना, इसी फॉर्मूला से निकाला हुआ है। तो ऑप्शन हमारा यहां पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट ध्यान दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन हमारा है कि जिस बाजार में ए आर वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है, हवा हवा में उड़ा देगा। जो बच्चे हमसे पढ़ा है ऐप में, ईमानदारी से बोलना, क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर, फाड़ देंगे ये सब क्वेश्चन। क्या? तो जिस बाजार में हमारा ए आर वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है, उसको कौन सा बाजार हमारा कहते हैं? तो प्यारे बच्चों ये हमारा बाजार है, और ये बाजार हमारा है पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाला बाजार। इस बाजार में ए आर बराबर एम आर बराबर वस्तु की कीमत पी, यानी कि इसमें औसत आगम, औसत प्राप्ति, सीमांत प्राप्ति और वस्तु की कीमत, ये तीनों चीजें क्या होती है? बराबर होती है। और ये एक रेखा होती है जो कि एक्स अक्ष के समांतर होता है। कैसा होता है? एक्स अक्ष के समांतर होता है। कौन सा बाजार? पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, इसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन बाजार, है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला है, फर्मों या विक्रेताओं की अधिक संख्या जो है आपका क्वेश्चन क्या है? एकाधिकार की विशेषता क्या है ना, एकाधिकार की विशेषता बताना है। एकाधिकार ऐसा बाजार जहां पर केवल और केवल एक विक्रेता हो, बेचने वाला एक, खरीदने वाले बहुत सारे, इसको बोलते हैं एकाधिकारी बाजार। तो फर्मों या विक्रेताओं की अधिक संख्या, ये होता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश या छोड़ना, ये होता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में। एक विक्रेता और अधिक क्रेता, एक विक्रेता मतलब बेचने वाला एक और खरीदने वाले बहुत सारे, बिल्कुल सही बात कहा, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा बाजार है जहां पर ए आर और एम आर बराबर होता है? अभी तो हमने बताया, ए आर एक्स अक्ष के समांतर बोले तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा, ए आर बराबर एम आर भी बोले तो वही पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, हमने अभी दिखाया आपको बना करके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूर्ण प्रतियोगिता, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त क्या है? प्यारे बच्चों जब भी क्वेश्चन में शर्त संतुलन पूछे आपको, ऑप्शन में ढूंढना है बराबर कहां पर है। तो बराबर सब जगह बराबर दे दिया यार, ये तो हमारे साथ धोखा ही कर दिया। अब देखो प्यारे बच्चों, फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त यह है कि मार्जिनल जो कॉस्ट है मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए, यानी जो सीमांत लागत है वो सीमांत आगम के बराबर होना चाहिए, सीमांत संप्राप्ति के बराबर। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ही ज्यादा आपका हलवा क्वेश्चन है ये, है ना। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो ये रोजगार, सामान्य रोजगार का सिद्धांत, ये किसने दिया था? बताइए जल्दी से।
जॉन मेनार्ड कीन्स साहब ने। कौन? जॉन मेनार्ड कीन्स। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? अभी हमने कहा आपको सबसे पहले व्यष्टि और समष्टि जो माइक्रो और मैक्रो शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था? रैगनर फ्रिश ने किया था। और किस शब्द कौन भाषा से ये शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है रैगनर फ्रिश। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारा सही है? आपको सही बताना है। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस, नहीं ये छोटा होता है, प्लस नहीं होता है, माइनस। एनएनपी बराबर जीएनपी प्लस, नहीं माइनस होना चाहिए। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डिप्रेशिएशन, ये फॉर्मूला हमारा सही है कि एनएनपी जो हमारा एनएनपी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये निकलता है जीएनपी में से जब हम लोग डेप्रिशिएशन यानी कि इसको बोलते हैं मूल्य ह्रास, इसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन मूल्य ह्रास डी से, है ना, यही फॉर्मूला था। ठीक है हमारा, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घिसावट मूल्य इसको बोलते हैं, मूल्य ह्रास बोलते हैं हिंदी में। शुद्ध घरेलू उत्पाद जो एनडीपी होता है कुल घरेलू उत्पाद से क्या होता है? कम होता है, ज्यादा होता है, बराबर होता है? प्यारे बच्चों जो हमारा एनडीपी होता है, एनडीपी का फॉर्मूला नेट जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा जीडीपी माइनस डेप्रिशिएशन। यानी एनडीपी जो है ये क्या होता है? जीडीपी में से जब हम लोग डेप्रिशिएशन को घटा देते तब बनता है। मतलब कि ये जीडीपी से छोटा हो गया, जीडीपी को घटा दिए तो जीडीपी से छोटा हुआ ना, तो ये कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके खाते में 15 अप्रैल 2024 को 25,000 रुपए हैं। झूठ मत बोलना, था कि नहीं था? था सर नहीं था। 25,000 रुपए आपके खाते में है। कब? एक फिक्स्ड टाइम बता दिया गया है। तो प्यारे बच्चों जब आपका टाइम फिक्स्ड हो इसको बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं इसको? स्टॉक। और कोई आपका फिक्स्ड टाइम नहीं हो, लंबी अवधि की बात हो, इसको बोलते हैं प्रवाह। क्या बोलते हैं इसको? प्रवाह बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा एक फिक्स्ड टाइम को डिनोट कर रहा है, तो ये स्टॉक हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करे, ये कथन किसने दिया है? वाह रे भाई, ये सब क्वेश्चन तो आपको बहुत बार पूछा जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछे मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है, तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको ये कथन किसने दिया था? तो ये कथन हमारा दिया था मार्शल साहब ने। ठीक है, कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ अर्थव्यवस्था चक्कर लगाए। और एक कथन हमारा दिया है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करे, मुद्रा का कार्य करे, ये दिया है आपका हार्टल विदर्स ने। किसने दिया है? हार्टल विदर्स। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हार्टल विदर्स याद रहेगा सब किसी को? बिल्कुल याद रहेगा सर, दोनों कथन हमें याद हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीएम का पूरा, यार ये क्वेश्चन का दे दिया है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जल्दी से सुन लो 1 मिनट में सारी बातें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको प्यारे बच्चों भारत का केंद्रीय बैंक कहते हैं, भारत का सेंट्रल बैंक बोलते हैं। आरबीआई जो है प्यारे बच्चों, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण का मतलब कि पूरा का पूरा सरकार का नियंत्रण, किसी भी चीज पर जब सरकार का नियंत्रण हो जाता है इसको बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आरबीआई का जो मुख्यालय है वो आपका कहां पर पड़ता है? मुंबई में पड़ता है आरबीआई का मुख्यालय। आरबीआई को सरकार का बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरकार का बैंक कहा जाता है। आरबीआई प्यारे बच्चों प्रमुख रूप से 1 रुपए का नोट को छोड़ करके बाकी जितने भी नोट हैं सभी नोटों को छापने का काम करता है आरबीआई। आरबीआई प्यारे बच्चों मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है। क्या करता है? मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है। ये सारा पॉइंट याद रहे अगर तो एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? 1935 में इसकी स्थापना। भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? हाँ, अभी पूछ लिया हमने, अभी कहा कि 1 रुपए का नोट को छोड़ करके बाकी जितने भी नोट हैं, 5 रुपया वाला नोट, 10 रुपया, 20 रुपया, 50, 500, 1000, 2000 जो भी नोट हो आरबीआई छापेगा। लेकिन 1 रुपए का जो नोट है और जितने भी सिक्के हैं ये सब चीज ढाला जाता है जो है भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार का जो एक मंत्रालय है जिसका नाम है वित्त मंत्रालय, उसी के द्वारा ढाला जाता है, उसी के द्वारा। तो ये हमारा बोल रहा है कि 1 रुपए का नोट जारी कौन करता है? भारत सरकार, वित्त मंत्रालय। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर का, कौन सा कथन हमारा सत्य है? सही कथन बताना है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बार बार। तो सही कथन आपका होता है प्यारे बच्चों एमपीएस प्लस एमपीसी, एमपीएस प्लस
MPC का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ये इसको बोलते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति, इसको बोलते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, दोनों का मान 1 के बराबर होता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू 1, दोनों का योगफल 1 के बराबर होता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब तक, तो भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है ये 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसको शामिल करते हैं, प्रत्यक्ष कर मतलब वह कर जिसमें जो टैक्स है ना सीधा जनता से सीधा सरकार लेती है ना, किसी इनडायरेक्ट तरीके से नहीं। उपहार कर बिल्कुल ये प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है, आय कर बिल्कुल प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है, बिक्री कर ये हमारा अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है कि इनमें से किसको शामिल करते हैं, आय कर उपहार कर, तो दोनों यहां पर दे दिया है, उपहार एवं आयकर ये दोनों को शामिल करते हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला है, भुगतान संतुलन के अंतर्गत है ना, भुगतान संतुलन के अंतर्गत किस प्रकार के मदों को शामिल करते हैं, भुगतान संतुलन। तो भुगतान संतुलन में प्यारे बच्चों, भुगतान संतुलन एक हमारा व्यापक है और एक होता है व्यापार संतुलन, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसको बोलते हैं व्यापार संतुलन, और एक हमारा होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको बोलते हैं भुगतान संतुलन। जो आपका व्यापार संतुलन होता है प्यारे बच्चों, इसमें वस्तुओं का केवल और केवल वस्तुओं का आयात और निर्यात, वस्तुओं का आयात और निर्यात को शामिल करते हैं। लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, भुगतान संतुलन होता है, इसमें प्यारे बच्चों आपका दृश्य मद यानी कि वस्तु, अदृश्य मद यानी कि सेवाएं, पूंजी सब कुछ शामिल करते हैं, इसमें ध्यान रखेंगे। तो भुगतान संतुलन में दृश्य हो अदृश्य हो सबको शामिल करते हैं, तो दोनों हो जाएगा बी और सी। व्यापार संतुलन में केवल और केवल वस्तुओं का आयात निर्यात, केवल और केवल वस्तुओं का आयात निर्यात, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब हम लोग पढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे। क्वेश्चन हमारा जो है भाग बी में अब हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका टोटल कितने हैं प्यारे बच्चों, तो ध्यान दीजिए, वो हो गए आपके 30 ऑब्जेक्टिव। 30 ऑब्जेक्टिव में कितने मार्क्स, तो 30 ऑब्जेक्टिव में 30 मार्क्स आपके हो गए। ठीक, अब इधर बात करते हैं आपका कि जो है आपको 6 क्वेश्चंस आपको है ना, अति लघु में आपको 6 क्वेश्चंस का आंसर देने हैं। ठीक है, तो इधर 6 क्वेश्चन देंगे तो कितने हो जाएंगे, लगभग 6 मार्क्स इधर हो जाएंगे। चलो एक बार हम लोग जोड़ देंगे सारा क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि अर्थव्यवस्था की आपको 6 प्रश्न, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में से 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। अर्थव्यवस्था की किन्हीं 2 समस्याओं को बताइए। अर्थव्यवस्था की टोटल 3 समस्याएं, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, आलू या बैगन उत्पादन करें, क्या करें उत्पादन, या गेहूं चावल क्या करें, कैसे उत्पादन करें, हाथ से उत्पादन करें या मशीन से, किसके लिए उत्पादन करें, गरीब लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए, शहरी लोगों के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए, किसके लिए उत्पादन करें, ये हमारा तो 2 समस्या आप बता सकते हो, एक हमारा क्या उत्पादन करें और एक हमारा कैसे उत्पादन करें। ठीक है, ये दोनों समस्या हो गया। सीमांत उपयोगिता को स्पष्ट करें। सीमांत उपयोगिता किसको बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता बोलते हैं वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा का उपभोग करने से कुल उपयोगिता यानी टोटल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है, इसे ही कहते हैं प्यारे बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी, इसी को कहते हैं सीमांत उपयोगिता। अरे बात समझ में, वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा का उपयोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है, इसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। कीमत रेखा क्या है, कीमत रेखा किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, ये है आपका कीमत रेखा, है ना, ये हमारा है कीमत रेखा। ध्यान दीजिए यहाँ पर नॉर्मली रूप से मांग रेखा को ही बोलते हैं कीमत रेखा। ये 2 वस्तुओं के है ना, ये 2 वस्तुओं के अलग अलग जो है किसको दिखाता है, ये 2 वस्तुओं के जो है मूल्य के अनुपात को दिखाता है। ठीक है, कालाबाजारी का अर्थ क्या है, कालाबाजारी बोलते हैं प्यारे बच्चों अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से वस्तुओं का लेन देन करना, मार्केट से सप्लाई को हटा लेना, गायब कर लेना। मान लो मार्केट में प्याज का मूल्य अभी 50 रुपये है, अब लग रहा है कि बढ़ने वाला है, तो लोग व्यापारी लोग क्या करते हैं, जो कालाबाजारी करते हैं, वो मार्केट से सप्लाई कम कर दिया, पूर्ति को कम करके अपने पास स्टॉक करके रखते हैं, और जैसे ही प्याज का कीमत 50 से 100 हुआ, तुरंत मार्केट में ला करके बेचना शुरू कर देते हैं, इसको बोलेंगे कालाबाजारी। मूल्यह्रास से आप क्या समझते हैं, 1 वर्ष के अंतर्गत किसी अर्थव्यवस्था में जितने भी पूंजीगत वस्तु है, उसमें जितना टूट फूट हुआ है, उसमें जो खर्च हुआ, उसी को बोलेंगे मूल्यह्रास, इसको बोलेंगे इंग्लिश में डेप्रिसिएशन। बैंक दर किसको कहते हैं, वह रेट, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई सभी वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर ऋण देता है, उसे कहते हैं बैंक दर। सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि
इसका आपको डेफिनेशन बताना है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति किसको बोलेंगे? व्यक्ति की आय में परिवर्तन होने से, व्यक्ति की आय में परिवर्तन होने से व्यक्ति के बचत में जो परिवर्तन आता है इसे कहते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति। अर्थात एमपीएस बराबर हुआ कि व्यक्ति के आय में परिवर्तन, यानी वाई मतलब आय, इनकम में परिवर्तन होने से व्यक्ति के सेविंग यानी कि बचत में कितना परिवर्तन आया, इसे कहेंगे एमपीएस। ठीक। प्रगतिशील कर क्या है? प्रगतिशील कर बोलते हैं ऐसा कर जो व्यक्ति के आय में वृद्धि होने से टैक्स बढ़ जाता है, व्यक्ति का आय कम तो टैक्स कम, यानी कि आय बढ़ने के साथ टैक्स बढ़ जाए, आय के घटने के साथ टैक्स घट जाए, ऐसे कर को बोलते हैं प्रगतिशील कर। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपका है उपहार कर, जैसे कि आपका है इनकम टैक्स जिसको बोलते हैं आय कर, है ना, इनकम टैक्स। आपका इनकम ज्यादा तो टैक्स ज्यादा लगेगा, इनकम कम तो टैक्स कम लगेगा। तो ये हो गए आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट हमारा है प्यारे बच्चों, अब हम लोग का क्वेश्चन है हमारा प्रमुख रूप से जो है किन्हीं 6 प्रश्नों का आंसर देना है। ये आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न। कितने शब्दों में? लगभग 150 शब्दों के आसपास आपको देना है 6 प्रश्नों का उत्तर। उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं? उत्पादन संभावना वक्र बोलते हैं दी हुई निश्चित तकनीक पर दो अलग अलग वस्तुओं के विभिन्न जो है मात्राओं को दर्शाने वाला वक्र, है ना, इसको बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र। इसके बारे में और लिखना पड़ेगा तब जाके 150 शब्द चुनेगा। ये ग्राफ बना देंगे। ये वाई वक्र हो गया, वाई अक्ष हो गया, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया हमारा एक वस्तु। इधर ले लिया हमने आलू और इधर हमने ले लिया गेहूं। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब देखो प्यारे बच्चों, ये जो वक्र दो अलग अलग वस्तुओं की मात्रा को दर्शा रहा है, इसी को बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र। आप बता देंगे उसी में डेफिनेशन में कि उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है? नतोदर होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है। ये पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा, इसका जो ढाल होता है ये ऋणात्मक होता है, यानी कि निगेटिव होता है। ठीक, ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। मांग के नियम से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। मांग का नियम बोलते हैं प्यारे बच्चों, अन्य सभी तत्वों को स्थिर रखने पर वस्तु की कीमत बढ़ने से वस्तु की मांग घट जाती है, वस्तु की कीमत घटने से वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसे कहते हैं मांग का नियम। मांग का नियम का मतलब क्या हुआ कि वस्तु की कीमत ज्यादा तो वस्तु का मांग यानी डिमांड कम, वस्तु का कीमत कम तो वस्तु का मांग ज्यादा। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे मांग का नियम। अब यहां पर 150 शब्दों में लिखना है तो और थोड़ा बता देंगे कि मांग के नियम को निम्नलिखित तत्व प्रभावित करते हैं: वस्तु का कीमत, व्यक्ति का आय, समय, व्यक्ति का रुचि या फैशन, अन्य संबंधित वस्तु। ये पांचों पॉइंट्स को लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा है अल्पकालीन सीमांत लागत यू आकार का क्यों होता है? अल्पकालीन जो सीमांत लागतें होती हैं प्यारे बच्चों, ये कैसा आकार का होता है? ये हमारा यू आकार का होता है। अब यू आकार का क्यों होता है? क्योंकि प्यारे बच्चों अल्पकालीन सीमांत लागत में लागू होता है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। परिवर्तनशील अनुपात का नियम का मतलब यह हुआ कि जब हम उत्पादन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो लागत हमारा घटता है, घटते 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 न्यूनतम पर पहुंच जाता है, और उत्पादन और बढ़ाते जाते हैं तो फिर लागतें बढ़ता चला जाता है। स्टार्टिंग में घटता है फिर बाद में बढ़ता है, तो इससे बनता है हमारा यू आकार का वक्र। तो इसको कहेंगे है ना अल्पकालीन सीमांत लागत यू आकार का होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत रेखा की प्रकृति क्या होती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में बताना है आपको कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पहले क्या है, क्योंकि 150 शब्द में लिखना है। तो पूर्ण प्रतियोगिता ऐसा बाजार जहां पर बहुत अधिक फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है। इस बाजार में कीमत रेखा का आकार एक्स अक्ष के समांतर होता है। क्या होता है? एक्स अक्ष के समांतर। ये हो गया हमारा पी, और ये पी वस्तु का जो ए आर है, औसत आगम है, ये सीमांत आगम एम आर के बराबर होता है ना। ये आप पॉइंट लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय आय लेखा से आप क्या समझते हैं? इसका महत्व बताइए। राष्ट्रीय आय लेखा का मतलब है किसी देश की अर्थव्यवस्था में टोटल आय कितना है, टोटल आय कितना जनरेट हो रहा है, कितना हमारा टोटल आय का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसी का लेखा जोखा कि एक वर्ष के अंतर्गत टोटल हमारा कितना इनकम जनरेट हुआ, टोटल लोगों की कमाई कितनी हुई पूरा देश की अर्थव्यवस्था में, इसको बोलेंगे राष्ट्रीय आय की लेखा।
इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व है, इससे हमें पता चलता है कि एक वर्ष के अंतर्गत कितने वस्तु, कितना सेवा, कितना जो है इस पूंजी ये सब का लेन देन हुआ, आयात निर्यात हुआ, ये सब चीज। नेक्स्ट, केंद्रीय बैंक तथा वाणिज्यिक बैंक में अंतर बताएं। तो केंद्रीय बैंक ये भारत का आरबीआई है ना, केंद्रीय बैंक। और वाणिज्यिक बैंक में जितने भी बैंक आप लोग जानते हो, सीबीआई ले लो, एसबीआई ले लो, एचडीएफसी ले लो, कनाडा बैंक, जो भी हमारा सब कैसे हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि जो केंद्रीय बैंक हैं ये प्रमुख रूप से क्या करता है, सभी बैंकों को रेगुलेट करने का काम करता है, नियंत्रण करने का काम करता है। और जो हमारा वाणिज्यिक बैंक है ये मुख्य रूप से लाभ कमाने का काम करता है, केवल और केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करता है। केंद्रीय बैंक साख का निर्माण करता है, ये साख का नियंत्रण करता है कि किस बैंकों को कितना पैसा देना है, किस बैंक के लिए कौन सा रूल रेगुलेशन बनाना है, मार्केट में पैसा कितना जाएगा, ये सारा काम करता है। लेकिन जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं ये प्रमुख रूप से प्यारे बच्चों क्या करते हैं, ये प्रमुख रूप से साख का सृजन करते हैं कि लोगों का लेन देन कितना हुआ, लोगों का खाता खोलना, उसका पूरा बायोडाटा रखना, पासबुक देना, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब देना है ना, ये है हमारा। अगला हमारा पॉइंट है कि केंद्रीय बैंक जो होता है ये प्रमुख से सभी बैंकों को लोन देने का काम करता है, सभी जितने भी बैंक हैं नियंत्रण के साथ लोन। लेकिन जो आपका वाणिज्यिक बैंक होते हैं ये लोन किसको देता है, लोगों को देने का काम करता है। केंद्रीय बैंक इसका संबंध लोगों से सीधा नहीं होता है, इसका संबंध बैंकों से और सरकार से होता है। लेकिन जो वाणिज्यिक बैंक है इसका सीधा सीधा संबंध लोगों से होता है। ये सारे पॉइंट आप आसानी से लिख सकते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, इसे कैसे मापा जाता है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति प्यारे बच्चों इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, है ना, ये हो गया एमपीसी। इसको कैसे निकालेंगे? तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते किसको है? व्यक्ति के इनकम में परिवर्तन होने से, यानी व्यक्ति के आय में परिवर्तन होने से व्यक्ति के खर्च में कितना परिवर्तन हुआ, कंजप्शन में कितना परिवर्तन हुआ, इसी को कहते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अर्थात एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। अब ये कैसे निकालेंगे? मान लो आपके गुलाब सर का इनकम 0 है तो आपका गुलाब सर खर्च कितना कर रहा है, 0 रुपए। मान लो मेरा इनकम बढ़ के 100 रुपया हो गया तो हमने खर्च कर दिया 80 रुपया, 20 रुपया बचा के रखा। मान लो मेरा इनकम 100 से हो गया 200 रुपया, हमने जो है खर्च कितना कर दिया, 190 खर्च कर दिया, 10 ही बचाया। इस प्रकार से तो व्यक्ति के इनकम में परिवर्तन होने से व्यक्ति के खर्च में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये हो गया व्यक्ति का इनकम y, ये हो गया व्यक्ति के द्वारा किया गया खर्च c। दोनों में जो परिवर्तन हो रहा है यही कहलाएगा हमारा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। नेक्स्ट हमारा प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर में अंतर बताना है। प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं प्यारे बच्चों वह कर जो सीधे सीधे लोगों से लिया जाता है, सीधा, इसमें कोई इनडायरेक्ट की बात नहीं। यानी कि जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया गया, मान लो मेरे ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया तो मैं ही सीधा सीधा सरकार को चुकाता हूं, सरकार ने मेरे ऊपर टैक्स लगाया और मैं चुका रहा हूं, तो ये हो गया हमारा है ना, ये हम टैक्स हम ही चुका रहे डायरेक्ट, तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। लेकिन सरकार टैक्स मेरे ऊपर लगाया और मैंने दिया दुकानदार को और दुकानदार ने दिया सरकार को, है ना, तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट। की हमने पानी का बोतल लिया, पानी के बोतल में टैक्स था 12% 18% जो भी, तो हमने पानी का बोतल का पैसा दिया दुकानदार को, कंपनी को, वहां से पैसा किया सरकार को, ये हुआ इनडायरेक्ट टैक्स। वस्तु और सेवा कर इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स जो है ये होता है डायरेक्ट टैक्स। तो ये हो गया हमारा। प्रत्यक्ष कर हमारा कैसा होता है? प्रगतिशील होता है। प्रगतिशील का मतलब कि पैसा इनकम आपका ज्यादा तो टैक्स भी ज्यादा और इनकम कम तो टैक्स भी कम। लेकिन हमारा अप्रत्यक्ष कर जो होता है प्यारे बच्चों ये एक तरह से सबके लिए बराबर होता है ना, कि फिक्स्ड है। आपका इनकम कम हो ज्यादा हो कोई डिपेंड नहीं करता है कि दही पर 12% टैक्स है तो सबको दही पर 12% टैक्स देना पड़ेगा, शिक्षा पर 18% टैक्स है तो सबको 18%, ऐसा नहीं कि किसी के लिए कम किसी के लिए ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आय कर से आप बच नहीं सकते हो। अगर आपका इनकम ज्यादा है तो ज्यादा टैक्स लगेगा ही लगेगा, कम है तो कम लगेगा, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर से बच सकते हो। कैसे? भाई दही पर 12% टैक्स है, चलो दही खाएंगे ही नहीं, न खाएंगे न खाने देंगे, ठीक है, खाएंगे नहीं तो टैक्स कहां से लगेगा, यानी कि इसको कम कर सकती हो आप। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों
दीर्घोत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन है ना। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमारा जो है टोटल कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर आपको 4 प्रश्न का आंसर देना है ना, 4 प्रश्न का आंसर। ठीक है, और जो है 250 शब्दों में। ठीक, और इससे पहले हमने 6 लघु बनाया, 6 अति लघु क्वेश्चन का आंसर देना है, और 4 आपको दीर्घ देना है, और 30 आपका कितना था, 30 आपका जो है प्रमुख से जो है शॉर्ट क्वेश्चन थे। कितने थे? शॉर्ट क्वेश्चन थे आपके, है ना। तो 30 6 36 6 18 20, है ना। तो उसका पूरा मूल्यांकन अभी करते हैं, देखते हैं एक बार। ठीक है, कैसे रहता है आप लोग का। चलो नेक्स्ट हमारा है जो है निम्न किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको अधिकतम 200-250 शब्दों में। ठीक है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या है? परिवर्तनशील अनुपात का नियम, परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहता है प्यारे बच्चों कि अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं, जैसे कि आपका कच्चा माल हो गया, जैसे कि आपका ये परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं। स्थिर मतलब कि जैसे मकान हो गया, ये स्थिर साधन है। जैसे भूमि हो गया, ये स्थिर साधन है। जैसे पूंजी हो गया, ये स्थिर साधन है। जैसे मशीन हो गया, मशीन ये हमारा क्या है, स्थिर साधन है। जैसे हमारा टेक्नोलॉजी हो गया, तकनीक है ना, टेक्नोलॉजी ये हमारा स्थिर साधन है। तो स्थिर साधन ये हो गया अलग, और उत्पादन के कुछ साधन अल्पकाल में होते हैं परिवर्तनशील, जैसे कि आपका कच्चा माल, कच्चा माल आपका परिवर्तनशील साधन है। जैसे कि आपका श्रम यानी मजदूरी, ये हमारा परिवर्तनशील, कि इसको घटा और बढ़ा सकते हो। तो अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। जब सभी साधनों को स्थिर रख करके किसी एक साधन की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बढ़ते बढ़ते बाद में फिर घटने लगता है। इसको कहते हैं परिवर्तनशील अनुपात का नियम। इसके लिए एक आप लोग खाका बना दोगे परिवर्तनशील अनुपात में, ऐसे करके दिखा सकते हो कि मान लो हमने दिया 2 चीज दिखाया है ना। यहाँ पर दिखाया हमने एक संख्या, हमने स्थिर साधन, यहाँ परिवर्तनशील साधन, यहाँ पर उत्पादन, है ना। यहाँ पर परिवर्तनशील, यहाँ ध्यान दो कि जैसे मान लो भूमि है 5 इकाई, तो इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो 5 का 5 ही रहने वाला। लेकिन मजदूर हम 5 पहले लगाए थे, 5 मजदूर की जगह अब 10 मजदूर भी लगा सकते हैं, यानी परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसका अनुपात कितना निकला, 5:5, मतलब 5/5 का अनुपात 1 निकलेगा, 1:1। 5/10 यानी 1/2 हो जाएगा, तो 1:2। देख लो परिवर्तन हो रहा है अनुपात में, इसको बोलते हैं परिवर्तनशील अनुपात का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न तालिका में से मांग की कीमत लोच की गणना कीजिए। मांग की लोच की गणना आपको करना है। ध्यान दो प्यारे बच्चों, वस्तु की कीमत आपका 8 रुपया जब रहता है तो वस्तु की मांग 32। जब वस्तु की कीमत 8 रुपये से घट करके 6 रुपया हो जाती है तो हमने मांग का नियम पढ़ा है, वस्तु की कीमत कम होगी तो वस्तु का मांग बढ़ जाएगा। अर्थात जो है 42 लोगों के द्वारा डिमांड किया जाता है, मांग बढ़ गया। अब कह रहा है कि मांग की कीमत लोच का मान ज्ञात करो। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले यह देखो कि वस्तु का स्टार्टिंग टाइम पीरियड में कितना कीमत था और वस्तु का स्टार्टिंग टाइम पीरियड में डिमांड कितना था। तो हमें पता चला कि वस्तु का शुरू में 8 रुपए कीमत था, तो वस्तु का कीमत 8 रुपया और मांग कितना था 32, तो ये हो गया हमारा 32। अब बाद में कितना हो गया प्यारे बच्चों परिवर्तन होकर के, तो डेल्टा पी इसको बोलेंगे। तो कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, तो हमारा पहले 8 रुपया था, 8 से हमारा 6 हो गया, यानी कि परिवर्तन कितना हुआ, तो इसको घटाओ तो 6 - 8 = 2 हो गया परिवर्तन, -2, तो -2 हो गया। अब यहां पर दो 32 से हो गया सीधा सीधा 42, तो यहां पर जो डेल्टा क्यू निकलेगा वो होगा 42 - 32, कितना निकलेगा 10। तो ये हो गया हमारा डेल्टा क्यू बराबर 10। आपको फॉर्मूला पता है प्यारे बच्चों मांग की कीमत लोच का, इसको बोलते हैं ईडी। ईडी बराबर डेल्टा क्यू गुना पी बटे डेल्टा पी गुना क्यू, है ना। अब फॉर्मूला रख लो सब किसी का। डेल्टा क्यू का मान कितना है 10 है, तो 10 रख लिया। वस्तु की शुरुआत में कीमत कितना है 8 है, तो 8 रख लिया। नीचे में हो जाएगा प्यारे बच्चों कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन कितना हुआ है -2, तो -2 हो गया। गुना में आपका कीमत मांग मात्रा क्या है स्टार्टिंग में 32 है, तो 32 कर दिया। 8 चौका 32, 2 5 6 10, -5/4 हो जाएगा, तो -5/4 है ना, ये हो गया। और इसको निकालोगे प्यारे बच्चों तो कितना निकलेगा माइनस, है ना, 4 एकम 4, है ना, 1 पॉइंट, है ना, -1 पॉइंट कितना हो जाएगा, है ना, 4 दूना 8 और 4 5 20, -1.25 निकल जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, आप लोग एक बार गणना कर लेना। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एकाधिकार बाजार में
है ना, एकाधिकार बाजार में मूल्य निर्धारण कैसे होता है एकाधिकार बाजार में। तो एकाधिकारी बाजार में प्यारे बच्चों मूल्य का निर्धारण प्रमुख रूप से कौन करता है, जो वस्तु का बेचने वाला है विक्रेता उसी के द्वारा किया जाता है। एकाधिकारी बाजार में बाजार के द्वारा वस्तु का कीमत का निर्धारण नहीं होता डायरेक्ट, ये अपना मन मर्जी तरीके से, क्योंकि वस्तु का विक्रेता एक होता है केवल और केवल, और खरीदने वाले बहुत सारे, तो अपने मन के अनुसार वह वस्तु का क्या करता है, कीमत का निर्धारण करता है। लेकिन अगर वो ज्यादा मात्रा में वस्तु बेचना चाहता है तो वस्तु का कीमत कम रखना पड़ेगा, और वस्तु कम मात्रा में बेचना चाहता है तो वस्तु का कीमत ज्यादा रखना पड़ेगा। ठीक, केंद्रीय बैंक क्या है, केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन करें। केंद्रीय बैंक भारत का क्या है, एक तरह से ये सीधा सीधा सेंट्रल बैंक है, और कौन है, ये आरबीआई है, भारत का केंद्रीय बैंक। क्या करता है, ये प्रमुख से प्यारे बच्चों एक तरह से है ना वो सब काम में चले। ये तो हो गया हमारा केंद्रीय बैंक, कि केंद्रीय बैंक हमारा भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, जो कि प्रमुख से मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है। केंद्रीय बैंक के कार्य क्या क्या हैं, तो केंद्रीय बैंक के कार्य आप एक करके लिख लो। सबसे पहला काम, केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है। मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, कि मार्केट में पैसा कितना जाएगा, यह निर्धारण कौन करता है, केंद्रीय बैंक आरबीआई। केंद्रीय बैंक को सरकार का बैंक कहा जाता है। केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक के रूप में काम करता है। केंद्रीय बैंक 1 रुपए का नोट को छोड़कर बाकी जितने भी नोट हैं सभी नोटों को छापने का काम करता है। केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण करता, यानी कि किस बैंक को कितना पैसा देना है, कौन सा बैंक को कि बैंक के लिए क्या क्या नीति बनाना है, यह सब काम करता है। केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता के नाम से जाना जाता है, यानी कि सभी बैंकों को अंतिम रूप से ऋण देने का काम करता है केंद्रीय बैंक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। क्या बोलते हैं, लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। ये सारे पॉइंट्स लिख लेंगे आसानी से तो आपको बढ़िया मार्क्स मिल जाएगा, थोड़ा बढ़िया करके। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। अब ये सब क्वेश्चन कहां से दिया गया है, सारा का सारा चीज हमने सफलता समाधान बैच में बहुत ही विस्तार से पढ़ाया है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया है। जो बच्चे जुड़े हुए थे उनको लाभ भी मिला होगा। हमने फाइनल गेस क्वेश्चन भी दिया हुआ है, और गेस क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना, कि जो कि आपके एग्जाम में सीधा सीधा टकराएगा। फाइनल गेस क्वेश्चन हमने दिया हुआ है, ठीक है, जो कि बिहार बोर्ड के बच्चे एग्जाम दिए तो पूरा का पूरा वहीं से आया है, फंसा है, आपका भी क्वेश्चन सारा वहीं से आएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसी के साथ आपको मैं बताना चाहता हूं 2026 के लिए हमारा बैच स्टार्ट हो गया है, सफलता बैच फॉर अदर बोर्ड। ठीक है, सफलता बैच फॉर अदर बोर्ड ये हमारा जारी हो गया है 2026 के लिए। आपका हिंदी और इंग्लिश बुक को छोड़ करके बाकी हिंदी का व्याकरण, इंग्लिश का ग्रामर, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है आपका, सारी सब्जेक्ट की आपकी तैयारी यहाँ पर होती है तनु क्लासेस में। आपका ऐप है, प्ले स्टोर में जाकर के तनु क्लासेस डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और कांटेक्ट अगर करेंगे तो 8709 10 975। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल हम लोग के पास, चाहे धनबाद हो, बोकारो हो, गिरिडीह हो, रांची हो, है ना, और उसके बाद गोवा है ना, बहुत सारे बच्चे वहाँ से उधर से हैं आपका। ठीक है, चलो बात करते हैं हमारा कि यदि डेल्टा y बराबर 1600 हो और डेल्टा i बराबर 400 हो, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान निकालें। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान आपको निकालना है, किस आधार पर, कि हमको डेल्टा y दिया हुआ है और डेल्टा i दिया हुआ है। प्यारे बच्चों यहां से निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका तो सबसे पहले लगाएंगे गुणांक वाला फॉर्मूला, आय निवेश गुणांक, ये जो दिया था जॉन मेनार्ड किन्स ने। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा i, यानी इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन करने से व्यक्ति के आय में कितना परिवर्तन आया, तो डेल्टा y बटे डेल्टा i। तो यहां पर रख लेंगे 1600 ऊपर में 1600 और बटे में क्या हो जाएगा, 1600 में बटे में हो जाएगा हमारा 400। अब इसका निकालो कितना निकलेगा, तो 0000 कैंसिल, 4 चौका 16, यानी कि 4 निकला। के का मान कितना आया, 4 आया। अब हमने फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है के बराबर, हमको निकालना क्या है, एमपीसी, यानी कि हमको निकालना है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, इसको बोलते हैं एमपीसी। तो हमने फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी। फॉर्मूला याद है कि नहीं है याद। 4 के का मान कितना आया है, 4 आया है, बराबर 1/1 माइनस एमपीसी हमको निकालना है एमपीसी। तो ये हो गया हमारा। अब जल्दी से इसको गुना इधर लाओ, है ना, तो इधर गुना करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, गुना करोगे तो इसको इस पार लाओगे तो 1 माइनस एमपीसी बराबर इस 4 को इधर लेकर के आओ तो 1/4 हो गया। ठीक है, या फिर गुना ही कर दो सीधा, और आसान हो जाएगा। ठीक है, गुना कर दो तो 4 कम 4 माइनस 4 एमपीसी और बराबर इस बार हो जाएगा 1। अब क्या करोगे प्यारे बच्चों, अब यहां पर करेंगे इस 4 को, ये वाला माइनस है, एमपीसी का निकालना है तो उसको उस पार लेके जाओ, तो 4 एमपीसी
बराबर, है ना, 4 MPC बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको इस पार लेकर के, तो इसको इस पार लेके जाओ, तो 4 - 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पर, है ना, 4 - 1, है ना, तो कितना हो जाएगा हमारा MPC बराबर ये 4 से 1 चला गया तो 3 हो जाएगा, और इस 4 को बटे में कर देंगे तो 3/4, है ना, ये हो गया फॉर्म, मान आ गया। 3/4 का अगर वैल्यू निकालोगे काट करके 3/4 का, तो कितना हो जाएगा हमारा 0.47 28 4 5 20, तो 0.75 आएगा MPC का मान, जो कि ठीक है, क्योंकि MPC का मान या MPS का मान कभी भी 0 से कम नहीं, माइनस में नहीं होता है, और कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है। तो 0 से कम भी नहीं है और 1 से ज्यादा भी नहीं है, 0.75 है हमारा। ठीक, तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो पहले हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया ये वाला, फिर बाद में लगाया गुणक वाला, के बराबर 1/1 - MPC, और ये सारा चीज हमने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये तो हलवा क्वेश्चन है भाई, ये तो पहले ही पढ़ लियो आप लोग, है ना, चैप्टर नंबर 5 में, सरकारी बजट वाला में। संतुलित बजट, आधिक्य बजट, घाटे का बजट से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करना है। संतुलित बजट किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, जब हमारा, है ना, जब सरकार का आय, जब सरकार का जो आय है ना, आय और सरकार का जो खर्च है वह, ये दोनों बराबर हो जाता है, तो इसको बोलते हैं संतुलित बजट। ऐसा बजट जिसमें सरकार की कुल प्राप्ति और कुल खर्च दोनों बराबर हो जाए, इसको बोलते हैं संतुलन या संतुलित बजट। आधिक्य बजट किसको बोलते हैं, आधिक्य बजट बोलते हैं प्यारे बच्चों, जब हमारा आय ज्यादा हो जाए और हमारा खर्च कम हो, आय ज्यादा हो और खर्च हमारा कम हो, तो इसको बोलेंगे आधिक्य बजट, यानी कि पैसा हमारा बच गया, खर्च हो गया कम और हमारा ज्यादा हो गया पैसा कमा, यानी कि कमाई हो गया ज्यादा। घाटे का बजट किसको बोलते हैं, घाटे का बजट बोलते हैं ऐसा बजट जिसमें हमारा आय की तुलना में खर्च ज्यादा होता है, आय की तुलना में हमारा खर्च ज्यादा होता है प्यारे बच्चों, तो इसको बोलते हैं हम लोग घाटे का बजट। तो तीनों बजट को हमने यहां पर दर्शा दिया। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाए, लघु में पूछा जाए, दीर्घ में पूछा जाए, कहीं भी पूछा जाए, आप आराम से बना सकते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये सभी क्वेश्चंस आपके जैक बोर्ड के थे, आपके मॉडल पेपर का। आई होप कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा ये क्लास अच्छी तरह से। अगर आप प्यारे बच्चों गेस क्वेश्चंस ले लेते हो, आप तनु क्लासेस में से सारा क्वेश्चन वहीं से फंसने वाला है, गेस क्वेश्चन। और हमने टेस्ट दिलवाया है आपको बहुत सारा, फाइनल मॉक टेस्ट है ना, वो सब टेस्ट लगाते रहेंगे आप लोग तनु क्लासेस ऐप में। और बाकी प्यारे बच्चों अगर आप चाहते हो कि इकोनॉमिक्स में मेरा खास करके ऑब्जेक्टिव बढ़िया से बन जाए, तो इसके लिए प्यारे बच्चों तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो, और वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको टेस्ट मिल जाएगा, टेस्ट मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, और उस टेस्ट का नाम रहेगा PYQ टेस्ट। कौन सा टेस्ट, PYQ टेस्ट, है ना, पूरा। तो वो टेस्ट लगाएंगे अगर आप, तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। उसमें 15 गो टेस्ट है, एक सब्जेक्ट का 15 टेस्ट, वो सारे टेस्ट लगाएंगे, आपका तैयारी बहुत मस्त हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सेशन बहुत मस्त लगा होगा, सारी चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, बेस्ट तरीके से आपको एग्जाम देना है, बढ़िया तरीके से देना है, और बहुत मस्त आपका एग्जाम जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। करते हैं सेशन को समाप्त, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद एंड बाय, टेक केयर।